मुबीना और आज हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद वडोदरा के प्रेसिडेंट एक्स सार्जेंट इंडियन एयरफोर्स दिनेश पटेल जी। सर, स्वागत है आपका TNN न्यूज़ में। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद क्या है? एक फ़ौजी होने के नाते मैं सबसे पहले हिंदुस्तानियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी इच्छा है कि ऐसा हिंदुस्तान बने जहाँ हर चेहरे पे मुस्कान मिले, हर मंदिर में अल्लाह मिले और हर मस्जिद में भगवान मिले। पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक हमारी नेशनल बॉडी है, नेशनली स्प्रेड है और 16 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। पूरा नाम है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद और हमारा जो गुजरात का यूनिट है हम उसको पूर्व सैनिक सेवा परिषद के नाम से जानते हैं। मैं हूं दिनेश पटेल, एक्स सार्जेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। 1971 वॉर में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूं बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और अभी फ़िलहाल हमारा जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद बड़ौदा का प्रेसिडेंट हूँ। सर, पूर्व सैनिक सेवा परिषद का क्या मोटो है? सेवा, साहस और सम्मान, ये हमारा मकसद है। जो फ़ौजी रिटायर होते हैं या फ़ौजी जो ज़िंदगी बाकी रिटायरमेंट के बाद जो पास करते हैं उसमें उनको सम्मान मिले और साहसिकता जो हमने फ़ौज में सीखी है वो हम बरकरार रखें। और क्योंकि हम एक जज्बा लेके फ़ौज में ज्वाइन हुए थे, वो जज्बा कायम रखने के लिए हम सेवा का एक मोटो हमने रखा है कि हम सेवा करते रहेंगे। जैसे कहा गया है कि भाई ए सोल्जर कैन बी रिटायर्ड बट ही कैन नॉट बी टायर्ड, तो हम आखिर दम तक समाज की या देश की सेवा में लगे रहते हैं। वो हमारा पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मोटो है। सर, ये तो आपने मोटो बताया, पर आप बताइए कि पूर्व जो सैनिक होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करता है पूर्व सैनिक सेवा परिषद? देखो, पूर्व सैनिक सेवा परिषद हर तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्व करने की कोशिश करता है। पहले तो एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक सवाल है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे LIC है या बैंक्स है या ONGC है, सब जगह पर रिजर्वेशन रखा हुआ है फ़ौजियों के लिए, तो सब लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा सोल्जर बोर्ड है, उसके पूरे डेटा फॉरवर्ड करता है और जहाँ जहाँ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर इनको डिटेल्स वगैरह भेजते हैं ताकि वो लोग अप्लाई कर सकें और दे गेट द जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम पूर्व सैनिक सेवा परिषद में भी एक डेटाबेस रखा हुआ है जहाँ हमारे कुछ कंपनियां हैं जिनको फ़ौजियों की ज़रूरत होती है, कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज चालू करने के लिए या उनमें मैन पावर की ज़रूरत है, तो हम उसमें सपोर्ट करते हैं। सर, मार्टियर्स की फैमिली के लिए क्या रोल प्ले करता है पूर्व सैनिक सेवा परिषद? देखिए, हमारा ज़्यादातर जो काम है इसी के लिए हो रहा है कि मार्टियर्स की फैमिली, नॉट ओनली मार्टियर्स की फैमिली बट जितने रिटायर्ड लोग हैं, ख़ास करके जो जवान्स जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं और वो गांव में होते हैं, तो उनको हमने उनके पेंशन के और सारे जो इश्यूज़ हैं उनको पता नहीं होता हाउ टू अप्लाई फॉर दैट। कई बार तो बरसों बीत जाने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी पेंशन रिवाइज हो गई है, क्योंकि टाइम टू टाइम नई पॉलिसियाँ आती रहती है ना। इसका करस्पॉन्डेंस हमको दिल्ली के साथ करना पड़ता है हेडक्वार्टर्स में। तो वो एक फ़ौजी की वाइफ है, अगर वो विडो है तो, और अगर इवन फ़ौजी भी है तो उनको ये सब नॉलेज नहीं होता है, तो हमने कुछ लोग अपॉइंट करके रखे हैं और हम उनके पेंशन के प्रॉब्लम को करस्पॉन्डेंस करके सॉल्व करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि पिछले 3-4 साल के अंदर हमने 3 से 4 करोड़ रुपए का एरियर्स जवानों का और फौजियों का रिलीज़ करवाया है और उनकी पेंशन को स्ट्रीमलाइन करवाया है। सर, पूर्व सैनिकों के जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन में किस तरह हेल्प करता है पूर्व सैनिक सेवा परिषद? देखो, एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, CBSE स्कूल वगैरह में सब जगह उनका एजुकेशन तो है ही, बट साथ साथ हम लोगों ने ये कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी हमारी पूर्व सैनिक सेवा परिषद नेशनल लेवल पे रिलीज़ करते हैं, जहाँ पर कुछ अच्छे परफॉर्मेंस वाले बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं हर साल। सर, आप बताइए कि जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद है वडोदरा में, उसके करंटली कितने मेंबर्स हैं अभी? हाँ, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे गुजरात के अंदर तो करीब 25,000 से ज़्यादा लोग रिटायर्ड हैं, लेकिन हमारे मेंबर अभी 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि एक तो पहले उनको अवेयरनेस हमारे पूर्व सैनिक की भी नहीं है और साथ साथ हम लोगों को भी पूरा डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम सोल्जर बोर्ड से कलेक्ट करके जितने हो सके उतने करस्पॉन्डेंस करते हैं, लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ रिच कि जैसे कि राजकोट या तलाला या कुछ गाँव हैं जहाँ पर पहुँचना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम टाइम टू टाइम फंक्शंस करते हैं और उसमें सबको इन्वाइट भी करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी फ़ौजी हैं जो कहीं पर जिनको कोई कांटेक्ट नहीं हो, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के साथ ज्वाइन हो जाए, ताकि उनको नए रूल्स रेगुलेशन या नई पॉलिसियाँ जो आती है और उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है हम उनको पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग पूरा ट्राई करते हैं।
जहाँ जहाँ वैकेंसीज होती है। कुछ हमारे लोग हैं जो अच्छी पोस्ट पर गवर्नमेंट मतलब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करते हैं, उनका भी रिक्वायरमेंट हमको आते रहता है और हम उसको फॉरवर्ड करके उनका काम आसान कर सकते हैं। सर, सैनिकों की शहादत पर जो राजनीति हो रही है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसमें फ़ौज जो है वो टोटली सेपरेट और आइसोलेटेड है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ फ़ौज का कोई नाता नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पार्टी रूलिंग में है या कौन सी पार्टी अपोजिशन में है, उससे फ़ौज को कोई लेना देना नहीं है। फ़ौज को जैसे हुक्म मिलते हैं, जैसे उनका रोल होता है, उसी हिसाब से फ़ौज एक्ट करती है और दे डोंट केयर। मतलब वो जब उनका रोल आ जाता है तो फिर वो किसी पॉलिटिशियन को उनको सुनना या ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन शहादत पर जो राजनीति हो रही है उसका सबसे पहले डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, इसलिए कुछ भी बोल दो और कुछ भी कर दो, ये चीज़ें होती है। डेमोक्रेसी का मतलब अनडिसिप्लिन भी हो रहा है। तो ये नेताओं पहले तो शहादत होनी नहीं चाहिए और फ़ौज को उनका अपना काम करते देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेदर यू आर इन अपोजिशन और वेदर यू आर इन गवर्नमेंट, वॉट एवर द डिफेंस और सेना हमारी जो काम करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज दे आर एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स सिर्फ ऐसा नहीं कि युद्ध के दरमियान, अगर बाढ़ भी आती है तो सेना है, अगर कहीं पर तूफ़ान आ जाता है तो भी सेना है, कहीं पर दंगे फसाद होते हैं तब भी सेना को बुलाया जाता है, कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन है तब भी सेना को बुलाया जाता है, युद्ध होता है तब भी सेना, टेररिस्ट हो तब भी सेना। तो ये सेना के लिए एक जो काम है बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है वो लोग कर रहे हैं। और जैसे कहा जाता है कि भी क्योंकि वो वहाँ बॉर्डर पे जाग रहे हैं इसलिए हम आराम से सो सकते हैं। तो ये एवरीबडी शुड वैल्यू वेदर दे आर इन अपोजिशन और वेदर दे आर इन द गवर्नमेंट। तो शहादत के ऊपर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। आपकी संस्था जो है उसको करंटली कोई गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है? देखो, पूर्व सैनिक सेवा परिषद को सपोर्ट तो एक ये संस्था है, एनजीओ टाइप की हमारी संस्था है। हम कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से ले नहीं रहे फिलहाल। हम अपने रिसोर्सेज, अपने डोनेशंस, अपने प्रोग्राम करके जो फंड आता है उसी में से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और उसी तरह से ईच इकाई जो है कि जैसे गुजरात का है तो हम गुजरात के लेवल पे काम करते हैं। कुछ हमको सेंटर अखिल पूर्व सैनिक सेवा परिषद जो सेंटर में है वहाँ से भी कुछ फंड कभी कभी ज़रूरत पड़ती तो आता है, लेकिन गवर्नमेंट का डायरेक्ट हमको कोई सपोर्ट नहीं है। और इसमें क्या है कि हमारा 1 लाख मेंबर्स का टारगेट है। 1 लाख मेंबर्स अगर हो जाते हैं तो हमको एक रिकॉग्निशन मिलता है और फिर हमको रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। तो हमारा करीब 90-95,000 मेंबर्स हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो क्रॉस करें तो शायद हमको रिकॉग्निशन भी मिलेगा और सपोर्ट भी आएगा, ऐसा। सर, आपके हिसाब से टेररिज्म से निपटने के लिए किस तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल कश्मीर है, तो कश्मीर के लिए किसी ने बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है कि जिन हाथों से उजाड़े हैं गुलिस्ता ओ दीवानो तुमने। अच्छे एक कवि ने लिखा है कि जिन हाथों से उजाड़े हैं गुलिस्ता ओ दीवानो तुमने, अगर तुम चाहते तो इन हाथों से तो वीराने संवर जाते। मीन्स जो मिसगाइडेड, पहले तो जो मिसगाइडेड यूथ हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, उनको पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि जो काम उन्होंने लिया है उसका समाज को या उनके फैमिली को या किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जो उनको बोला जाता है कि ये करने से आपका जन्नत मिल जाएगी या ये कुछ हो जाएगा, वो टोटली मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि इनको पहले तो प्रॉपर मेन स्ट्रीम में लाना है। काफ़ी कुछ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी एक कॉज हो सकता है, तो उसके लिए एक एफर्ट लगाना है। और जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, ये ग्लोबल एक प्रॉब्लम्स है। तो जैसे अभी बहुत ही अच्छी बात हो रही है कि भाई सारे देश, जैसे मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए यूएन में ऑलमोस्ट सभी कंट्री एक्सेप्ट चाइना सब ने सपोर्ट दिया। चाइना ने उसका विरोध किया है। चाइना का उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है कि अगर पाकिस्तान हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कहाँ जाएगा, तो दिस इज सेल्फिश इंटरेस्ट। लेकिन चाइना देमसेल्व्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द टेररिज्म, बट यहाँ पर वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन वन थिंग इज़ दैट कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए मेरा ख्याल 5 एक्टिविटीज़ के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ओनली कि हम मिलिट्री एक्टिविटी से टेररिज्म ख़त्म कर देंगे, नहीं तो फिर इराक में और इजराइल में सब जगह ख़त्म हो गया होता। हमें उसका 5 डायरेक्शन में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि डिप्लोमेटिक चैनल से हमको उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, पॉलिटिकल चैनल से आइसोलेट करना, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर
जैसे पाकिस्तान को अभी ये जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद बहुत अच्छे स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं कि उनको ग्लोबली आइसोलेट किया है, उनको इकोनॉमिकली जो प्रेशर देने के लिए हमने पानी रोक दिया है। ऐसे सारी जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने उनका 200% जो टैक्स लगा दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग करते हैं उससे ये होना। फिर इंटेलिजेंस फ्रंट पे जैसे कि हमने मिलिट्री फ्रंट फॉर एग्जांपल, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, तो उसमें फिर इंटेलिजेंस का रोल बहुत आता है, क्योंकि ये जो अटैक्स हैं वो एकदम टाइम बाउंड प्रिसिशन से हमको करना पड़ता है और उस वक्त की राइट इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस से आना जरूरी है। तो अभी मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी होगी वो इंटेलिजेंस की होगी कि उनकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी टेररिस्ट को मार दिया गया तो हमको पता था कि इस टाइम पे वो लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से। आसमान से तो कोई पायलट नहीं देख पाएगा कि नीचे लोग हैं कि नहीं, उनको तो इंटेलिजेंस जो फीडबैक देगी कि भाई अभी इस टाइम के अंदर, और वो 20 मिनट के अंदर जो अटैक करना है ताकि वो लोग निकले उससे पहले उनको ख़त्म कर दिया जाए। सर, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई उस पर अभी बहुत राजनीति हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली मैं कहता हूँ कि बचपना मैं कह सकता हूँ, बड़े बड़े लोग जो इस पर राजनीति का बचपना है। अब जो फौज 10,000 फुट की ऊंचाई से अगर या 20,000 फुट की ऊंचाई से कोई मिसाइल छोड़ता है तो वहाँ पर वो लाशें गिनने तो नहीं जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इस बात को, इसके ऊपर एक विवाद खड़ा करना और क्वेश्चन करना, मैं ये कह सकता हूँ इसे चाइल्डिशनेस है। हाँ, मोरल पर भी कितना फ़र्क पड़ता है, और कुछ काम वो लोग करके आए हैं, उनकी पीठ थपथपा। आज जैसे कि अभिनंदन जो विंग कमांडर है वो जाके, सबसे बड़ी बात कितना बड़ा, मतलब ये इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। मैंने MiG-21 पे 10 साल काम किया है, 10 years आई वर्कड ऑन MiG-21 इंक्लूडिंग 71 वॉर। तो MiG-21 इतना पुराना एयरक्राफ्ट है, 1965 में तो इंडिया में वो एंटर हुआ था, और हमारे कमांडर तो नए पायलट को बोलते थे कि इसकी उम्र तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा है, 65 में, और आज इतने साल हो गए। वो MiG-21 की, हालांकि हमने उसको अपग्रेड भी किया हुआ है, लेकिन पुराना एयरक्राफ्ट है, उसकी वजह से F-16 को शूट डाउन करना नॉट ए जोक। और शूट डाउन करने के बाद वहाँ पर उतरा, और वहाँ पर एक भी चीज़, आई थिंक वो फिल्मों में भी आप देख नहीं सकते कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो आंसर नहीं दे रहा है, और शान से अपने देश की रक्षा या अपनी जो जो सिक्रेसी है वो डिस्क्लोज नहीं करता है। वहाँ पर हालत आदमी की क्या होती है, दुश्मनों के बीच घिरा हुआ, जान का खतरा, लेकिन ही इज़ नॉट डूइंग इट। ये तो उसको सैल्यूट करने की बात है। वी वुड हैव सैल्यूटेड हिम, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। और डिप्लोमेसी या गवर्नमेंट का भी वो एक्शन को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज हमने पूरी दुनिया के अंदर वो इफेक्ट बनाई हुई है कि पहले तो 6 महीने तक किसी को छोड़ते थे, या 6 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आदमी वॉक करके रिस्पेक्टफुली वापस आ जाता है। इज़ अ विक्ट्री ऑफ आवर डिप्लोमेसी। तो वो बात पर गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और साथ साथ फौज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें क्यों पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत है? जो बात अच्छी है उसको तो हम अच्छी बनानी पड़ेगी ना, अच्छी कहनी पड़ेगी, और वही मैच्योरिटी है। अगर अच्छी बात को भी हम विवाद में लेके आएंगे तो इट इज़ ए मैच्योरिटी एंड पीपल नो इट। आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गुजरात के सारे, इस चैनल के माध्यम से गुजरात के सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी दिक्कतें हो एम्प्लॉयमेंट की या आपके पेंशन और रियलिटी, हमारा कांटेक्ट करिए, पूर्व सैनिक सेवा परिषद, उसके मेंबर भी बन जाए। टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे क्या क्या नई पॉलिसी आ रही है। हमारा मोबाइल नंबर, मेरा और हमारे सेक्रेटरी साहब का, दोनों का मोबाइल नंबर नीचे रन हो रहा है, वो आप नोट कर लीजिए और इसके बारे में हमें कॉन्टेक्ट करिए। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज चाहूँ, कंट्री फर्स्ट। हमेशा कोई भी चीज़ में जब हम कुछ भी करना चाहते हैं तो क्या ये मेरे देश को फ़ायदा होने वाला है, नुकसान है, एक क्वेश्चन अपने को करने का बस। जैसे हम फौज में थे तो हमने फौज में यही मकसद बनाया था कि ऑलवेज फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर कंट्री, देन टेक केयर ऑफ, ये हमको ओथ दिलाई जाती थी। हर साल हमको ये ओथ रिन्यू करनी पड़ती थी कि हम देश की पहले परवाह करेंगे, उसके बाद हम अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं वो हमारे साथीदारों की परवाह करेंगे, उसके बाद हम लोगों की परवाह करेंगे, उसके बाद अपने फैमिली की परवाह करेंगे। तो उसी तरह से कंट्री फर्स्ट एक सिंपल मोटो अगर मिल जाएगा, हम जब भी कुछ करेंगे देश के बारे में सोच के करेंगे तो सारे प्रॉब्लम मेरे ख्याल सॉल्व हो जाएंगे। और आखिर में सिर्फ इतना एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम क्या पूरे देश के अंदर भाईचारा लाने के लिए, जैसे किसी ने कहा है कि हम गीता रखते हैं, हम कुरान रखते हैं, हम बाइबल महान रखते हैं, फ़र्क नहीं करते हम मजहबों में,
फ़र्क नहीं करते हैं मजहबों में, दिल में हम हिंदुस्तान रखते हैं। बस ये बात अगर सभी लोग स्वीकार कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे पूर्व सैनिक सेवा परिषद बड़ोदरा के प्रेसिडेंट एक्स सार्जेंट इंडियन एयरफोर्स दिनेश पटेल जी, जिनसे आज हमने बात की पूर्व सैनिक सेवा परिषद पर, और उन्होंने पूर्व सैनिकों को एक मैसेज भी दिया कि उनको कोई भी डिफ़िकल्टी हो वो उनसे बिल्कुल बेझिझक संपर्क कर सकते हैं।